जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की कि क्या कारण थे कि जो इतनी बड़ी भारत में 1857 की क्रांति हुई। तो क्रांति को जानने से पहले हम विद्रोह के बारे में बात करेंगे और आंदोलन की, क्योंकि कुछ लोग इसे आंदोलन मानते हैं, कुछ लोग इसे विद्रोह मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आंदोलन की, तो आंदोलन वो होता है जब अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जाता है उसको आंदोलन कहते हैं। जिस प्रकार केजरीवाल बार बार अपनी बात को मनवाने के लिए धरने पर बैठ जाते थे, उसको आंदोलन कहते हैं। आगे बात की जाए कि विद्रोह, तो विद्रोह वह कहलाता है जब सरकार आप पर कोई एक्ट लगाती है, कोई कानून थोपती है जिसको आप स्वीकार नहीं करते और उसको मानने से मना कर देते हैं, तो वो आपका विद्रोह हो जाएगा। अब क्रांति की बात की जाए कि जब आप पर सरकार दमनकारी नीति अपनाती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से आपका हनन करती है, तो अंदर जो चिंगारी पैदा होती है और जनमानस पूरा उस सरकार के खिलाफ हो जाता है, तो वो प्रमुख रूप से क्रांति होती है, जिस प्रकार रूस में क्रांति हुई थी। आगे बात की जाए कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे, जिसमें से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, और इसके बाद तात्कालिक कारण माना जाता है वो थे आपके चर्बी युक्त कारतूस। कहा जाता है कि जो कारतूस के ऊपर चर्बी लगाई जाती थी वो गाय और सुअर की होती थी। सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और गाय हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, उसे मां का दर्जा दिया जाता था। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों में जो सेना के सिपाही थे उनमें जन आक्रोश था। तो सबसे पहले बात की जाए राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण में बात की जाए कि 1803 ईस्वी में, राजनीतिक कारण की बात की जाए 1803 ईस्वी में, 3 ईस्वी से मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके संरक्षण में रहना लगा था, लेकिन मुगल सम्राट के जो दावे और उनका मान सम्मान, दीवाने आम, दीवाने खास और दरबार लगाने की प्रथा थी, वो बरकरार थी। लेकिन जर्नल आते हैं, एक जर्नल जिनका नाम था एम हर्ष, वो मुगल सम्राट से कहते हैं कि जो आपकी बादशाही है वो अब नामात्र की है, आप बादशाह हैं, नामात्र के बादशाह हैं, आपका कोई अब अधिकार नहीं है। इसके बाद सेकंड जनरल आते हैं, जनरल आकलैंड आते हैं और मुगल सम्राट से कहते हैं कि आप अपना अधिकार छोड़ दीजिए और इनके जो दीवाने आम और दीवाने खास जो दरबार लगते थे वो कौन बंद करा देता है? ऑकलैंड बंद करा देते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो मुगल सम्राट थे इन अंग्रेजों को वफादार नौकर या प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करते थे। देखो, अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही है कि जिसको काम करवाना है अच्छे से और जिसको कुछ आपसे चाहिए है तो बड़े प्यार से बोलेगा और मीठी बात करेगा, वही काम अंग्रेज करते थे। शुरू में आते थे तो राजा महाराजाओं को यहाँ पे उपहार दिया करते थे, जिसके बदले वो टैक्स फ्री करा लेते थे और कई ऐसे उपहार देते थे, राजा उनकी बातों में आ जाते थे और बड़े बात से अदब से वो खड़े रहते थे। लेकिन बाद में यही अंग्रेज सब कुछ छिन जाता है, सेना सब कुछ अधिकार छिन जाते हैं, तो वही इसी सम्राट को क्या कहते हैं कि तुम यहां से लाल किला छोड़ दो
और आपका दरबार, दीवाने आम, दीवाने खास, सब कुछ हम बंद करवाते हैं। ये वही अंग्रेज है। जिस प्रकार बात की जाए कि जब लड़के को पैसा चाहिए होता है माँ बाप से किसी काम के लिए तो बड़े प्यार से बोलता है, या बात करें कि जिस दिन पेंशन निकलनी होती है माँ बाप की तो बड़े प्यार से बेटा भी लवा के चला जाता है, उस दिन बड़े प्यार से बोलेगा क्योंकि उसे पैसा चाहिए। उसी प्रकार ये अंग्रेज लोग शुरू में सम्राट से बड़े प्यार से अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब सब कुछ छिन गया तो कह रहा है अब आपका दीवाने आम, दीवाने खास और दरबार सारा कुछ आपका बंद कर दिया। इसके बाद कौन आता है? जनरल, एक जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, और ये क्या कहते हैं सम्राट से कि भैया अब तो तुम क्या करो, लाल किला भी खाली कर दो। कौन कहता है? डलहौजी कहते हैं मुगल सम्राट से कि अब तो लाल किला भी खाली कर दो, अब तुम किसी काम के नहीं हो, और अपना जो उत्तराधिकारी नाम है वो भी अपना समाप्त कर दो। मतलब उत्तराधिकारी की घोषणा की जाती थी जब जिस प्रकार राजा पद से अपना, अगर बात करें कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि तुम लाल किला खाली कर दो और अपना उत्तराधिकारी पद का नाम चुनना भी बंद कर दीजिए। ये आपका क्या था? इनके राजनीतिक कारण थे। कौन से कारण थे? आपके राजनीतिक कारण थे। इसके बाद बात की जाए कि प्रमुख रूप से एक राज्य है भारत का जिसको हम कहते हैं अवध। अवध तो 1856 ईस्वी में कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं कि हड़प नीति का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? हड़प नीति का सिद्धांत देते हैं, या इसको व्यंगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो देते हैं। उस टाइम अवध की बात की जाए तो पूरे भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा आज्ञाकारी राज्य कौन सा था? आपका अवध था। लेकिन अवध क्या था? समृद्ध था और नवाबों का था। तो अंग्रेज डलहौजी की सबसे पहले नजर इसी पे थी, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छे से शासन चला रहे थे। कौन? बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। अली शाह बहुत अच्छे से शासन चला रहे थे। बाजिद अली शाह, इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, जिनको अपन महक परी के नाम से जानते हैं, और बच्चे का नाम क्या था? ब्रजेश कादर। इसको याद रखिएगा। बाजिद अली शाह की जो पत्नी जी थी उनका नाम बेगम हजरत महल था, जिनको महक परी के नाम से जानते हैं, और इनके लड़के का नाम था ब्रजेश कादर। अब आगे बात की जाए कि ये आज्ञाकारी राज्य था, लेकिन डलहौजी ने क्या किया? कुशासन। कुशासन कुशासन का तर्क देते हुए इसको हड़प लिया। किसको? अवध को, क्योंकि ये बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। हड़प लिया और बाजिद अली शाह को जेल में डाल दिया। इसके बाद हड़प नीति के अधीन कई राज्यों का विलय कर दिया, जिसमें आपका सतारा, भागलपुर, उदयपुर, संभलपुर, बगाहट, झांसी और नागपुर। इन राज्यों का विलय कर लिया गया। कितने राज्यों का? सतारा, भागलपुर, उदयपुर, संबलपुर, बगाड़, झांसी और नागपुर, सभी राज्यों का विलय कर लिया गया। किसी में कुशासन का तर्क लगाया, किसी में यह कहा कि आपका कोई दत्तक पुत्र नहीं है। तो हड़प नीति के अधीन इन सभी राज्यों का क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। इसके बाद बात की जाए आगे, अपन देखेंगे
आर्थिक कारण। अब बात करेंगे अपन किसकी? आर्थिक कारण की। किसकी? आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण की बात की जाए तो आर्थिक कारण में प्रमुख रूप से जो अंग्रेज थे उन्होंने एक इमाम कमीशन बिठाया। कौन सा कमीशन? इमाम कमीशन 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में इमाम कमीशन। इमाम कमीशन इमाम कमीशन बैठता है 1854 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है कि 35,000 जागीरों की जांच की जाती है। 35,000 का ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 35,000 जागीरों की क्या की जाती है? जांच की जाती है, जिसमें 20,000 जागीरों को, कितनी? 20,000 जागीरों को, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 जागीरों को क्या किया जाता है? हड़प लिया जाता है। क्यों हड़प लिया जाता है? क्योंकि उन क्या था कि तर्क देते हुए कहते हैं कि लगान नहीं दिया, किसी ने पूर्ण रूप से लगान नहीं चुकाया। और यहां पर एक जो गठजोड़ की बात थी, अगर आपको बताएं, साहूकार और अंग्रेजी अधिकारियों की मिलीजुली। क्योंकि जो लोग थे साहूकार के कर्ज के तले दबते चले जा रहे थे। कैसे चले जा रहे थे कि किसान ने खेत में जो फसल बोई, किसी कारणवश बात की जाए, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो वो फसल नहीं हुई, लेकिन किसान को लगान की माफी नहीं मिली। किसान को लाखी माफी नहीं मिली, जिसके कारण सभी लोगों में जन आक्रोश था और क्रांति के लिए वो सब उठ खड़े हुए। जिसमें प्रमुख रूप से एक बात की जाए कि एक व्यक्ति है नाम दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं? देखो, किसान वाकई में परेशान था उस टाइम, क्योंकि जो फसल हुए ना हुए, लेकिन आपको प्रमुख रूप से क्या करना? लगान देना है। और लगान बढ़ता ही चला जा रहा था। अगर लगान या धन के ऊपर, साहूकार के ऊपर आपको अच्छे से समझना है तो आप मदर इंडिया फिल्म देखिए, जिसमें नरगिस दत्त ने बहुत अच्छा रोल किया है। बात की जाए, उनका बैल मर जाता है, पति चला जाता है, उसमें भारतीय परंपरा को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो बात की जाए, दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं कि अंग्रेजों की जो धन के बारे में, लूट के बारे में, उनकी क्या करते हैं? पोल पट्टी खोल देते हैं। उस टाइम में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? अंग्रेजों से ना डरे और इन्होंने इनकी अपनी पुस्तक, कौन सी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासी का सिद्धांत दिया। तो पहली बात कौन सी बुक थी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन इंडिया में धन निष्कासी का सिद्धांत देते हैं। कौन? आपके दादा भाई नौरोजी। तो ये आर्थिक कारण में आएगा। दूसरी बात की जाए कि नाना साहब, अगर आगे बात की जाए कि नाना साहब की पेंशन रोक दी गई थी। नाना साहब की पेंशन रोक दी गई थी। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र वो होता है जिसका स्वयं का पुत्र ना होकर किसी और के पुत्र को गोद ले लेते हैं, उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो इनकी पेंशन रोक दी गई थी। नाना साहब का एक याद रखना छोटी परीक्षाओं के लिए कि इनका असली नाम था धोंदू पंत। आइए अब जानते हैं अपन सामाजिक धार्मिक कारण। क्या वो सामाजिक धार्मिक कारण थे जिसके कारण जनता में एक आक्रोश पैदा हो गया और 1857 की क्रांति का स्वरूप तैयार हुआ? तो सबसे पहले बात की जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनकी बात की जाए, और एक अधिकारी और आते हैं डलहौजी।
तो बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कुछ अच्छे कार्य भी हुए, जिसमें बात की जाए कि आपका सती प्रथा, विधवा विवाह, कन्यावध, बाल विवाह और नरबली जैसी कुरीतियों का अंत किया गया, जिसके चलते पंडित और मौलवियों का जो प्रभाव था उसमें प्रमुख रूप से कमी आई थी। आपको बताएं कि जो मौलाना होते हैं तकरीरें बड़ी अच्छी देते हैं, जैसे आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे बरेली के बख्त खां के बारे में। बहुत अच्छी तकरीर देते थे कि जनता मरने मारने पर तैयार हो जाती थी। उसी कारण यहाँ के जो मौलवी थे, बात की जाए पंडित और मौलवी के प्रभाव में कमी आई थी। किसमें? प्रभाव में कमी आती है, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, जनता को और भड़काते हैं। तो वो जनता क्या करती है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या होता है कि विरोध करने लगती है। क्यों करने लगती है? क्योंकि सदियों से जो प्रथा चली आ रही थी, एकदम वो प्रथा बंद हो जाती है तो वो एक आघात लगता है। इसके चलते बात की जाए, जैसे लॉर्ड विलियम के काल में प्रमुख जो कार्य हुआ वो था सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या था कि जिसका पति मर जाता था तो उस पत्नी को साथ में जला दिया जाता। इतनी कुरीतियां थी कि जिस लड़की की शादी हुई है और अगले दिन उसका पति एक्सपायर हुआ है, जिसने कुछ भी नहीं देखा है, तो सती प्रथा के अधीन उसको क्या होता था कि साथ में जला दिया जाता था। लेकिन अगर बात की जाए कि ऐसा नहीं हुआ कभी कि पत्नी मर गई हो और पति को जला दिया हो, तो ये कुरीतियां थी। उसी प्रकार नरबली प्रथा, कन्यावध, कि कन्या छोटी बच्ची होती थी, उसको कहा जाता है कि तमाकू रख के या गला घोट के मार दिया करते थे। इसके बाद नरबली प्रथा, कई सारी चीजें थी, जिसके कारण क्या हुआ, पंडित और मौलवियों ने क्या किया कि जनता के समक्ष ये रखा कि ये अंग्रेज हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, जिसके कारण जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद आगे बात की जाए कि ये तो चल ही रहा था। इसके बाद 1813 ईस्वी में भारत में किसकी एंट्री होती है? भारत में आते हैं ईसाई मिशनरी। मिशनरियों को यह मान्यता मिल जाती है कि आप भारत आ सकते हैं। तो ये 1813 ईस्वी में भारत में कौन आते हैं? ईसाई मिशनरी आते हैं और यहां पे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि समस्त भारतवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए। तो उस टाइम की अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो अकाल और सूखा के कारण काफी भारत परेशानियों से गुजर रहा था, जिसके चलते जनता भूखी मर रही थी। तो कुछ जो निम्न तबका था गरीबों का, प्रमुख रूप से उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन तो ईसाई धर्म की ओर जा रहे थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति है जो बंगाली है, जिसका नाम है गोपीनाथ। तो पहले ये क्या था? बंगाली हिंदू था, लेकिन बाद में क्या हो गया था? ईसाई हो जाता है। और कहता है, कौन कहता है? गोपीनाथ, के जेल में जो ईसाई धर्म के शिक्षक आते हैं और जेल में ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं और ईसाई धर्म का पाठ करवाते हैं कैदियों को। इसके बाद सावरकर बताते हैं कि जो उच्च अधिकारी सैनिक थे, राम और अल्लाह को गाली देकर बात करते थे। तो ये प्रमुख रूप से सामाजिक और धार्मिक कारण थे, जिसमें आइए अब समझते हैं सैनिक कारण। तो सेना में
क्या कारण थे सिपाहियों के अंदर, क्या ऐसा आक्रोश पैदा हो गया जिसके चलते वही सिपाही अंग्रेजों की वफादारी की तरह नौकर बनके और सिपाही बनके काम कर रहे थे। लेकिन क्या उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो अपनी वेतन छोड़कर सब कुछ त्याग कर सेना के जो सिपाही थे वो अपने अधिकारियों के विरुद्ध खड़े हुए? तो क्या ऐसे वो कारण थे जिसके अंतर्गत सेना को विद्रोह करना पड़ा? तो बात की जाए कि भारतीय शासन में सबसे ज्यादा भारतीय सिपाही थे। भारतीय सिपाही कितने थे? बात की जाए 2,38,000, 2,38,000 सिपाही थे। कितने थे? 2,38,000 सिपाही थे। लेकिन यूरोपीय या अंग्रेज सैनिक कितने थे? अगर अंग्रेज सैनिक की बात की जाए तो प्रमुख रूप से ये कितने थे? 45,000 थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय की जनता के ऊपर ही इनका प्रयोग किया जाता है दमन करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो बात की जाए कि जो भारतीय सैनिक थे प्रमुख रूप से, वो ज्यादातर प्रमुख रूप से उच्च घराने से आते थे। किसके घराने से आते थे? उच्च घराने से आते थे, उच्च वर्ग से आते थे, जिनमें प्रमुख रूप से बात की जाए आपके ब्राह्मण और राजपूत हुआ करते थे। ब्राह्मण और राजपूत हुआ करते थे। उस टाइम बंगाल की कमान भारत की सबसे बड़ी कमान थी, जिसमें प्रमुख रूप से आपकी 3 रेजिमेंट हुआ करती थी। वो कौन सी थी? बात की जाए कि बहरामपुर, नंबर 2 बैरकपुर और नंबर 3 आपका आता है दमदम। ये प्रमुख रेजिमेंट थी। क्या थी? बंगाल के अंदर ये प्रमुख रेजिमेंट थी। तीन रेजिमेंट हुआ करती थी। आगे बात की जाए कि क्या कारण थे कि इन्हीं लोगों ने, सैनिकों ने विद्रोह का कारण बनी। तो सबसे पहले बात की जाए कि आपको हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो पंडित सिपाही थे वो तिलक लगाते थे, और राजपूत समाज के जो सिपाही थे वो पगड़ी बांधते थे। लेकिन कर्णवालस की जो आंग्लकरण की नीति थी, जिसके चलते उच्च पद के दरवाजे बंद हो गए थे। किसके लिए? सेना के लिए। सूबेदार से अधिक पद पर कोई भारतीय सैनिक नहीं जा सकता था। अब उस टाइम तनख्वाह कितने की मिलती थी? एक सिपाही को 7 रुपये तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद बात की जाए कि जो तिलक लगाते थे और जो पगड़ी बांधते थे, उनका तिलक लगाना बंद करवा दिया, और पगड़ी की जगह अब उनको एक टोप दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से एक तुर्रा लगा रहता था और एक पंख लगा रहता था। जिस प्रकार आप देख सकते हैं जो पंख एनसीसी में होगा, एक पंख लगा रहता है, तो उसी प्रकार लगा रहता था। लेकिन वो प्रमुख रूप से जो तुर्रा गाय और सुअर की चमड़ी का गाय की चमड़ी का, और प्रमुख रूप से उसमें सुअर की चमड़ी मिक्स होती थी। तो ये बात सैनिकों के दिल में घर कर गई, जिसके चलते उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने सोचा ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते। तो पहला सैन्य विद्रोह की अगर बात की जाए प्रमुख रूप से करें तो भारत में पहला सैन्य विद्रोह 1700 कब होता है? 1764 ईस्वी में। कहा? बक्सर के युद्ध में। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए, किसकी सेना? मुनरो की सेना की एक टुकड़ी, किससे मिल जाती है? नवाब की सेना से मिल जाती है। तो ये प्रमुख विद्रोह था।
नवाब की सेना से मिल जाती है, तो ये लोग अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि उस टुकड़ी पर मुकदमा चलाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के ढूंढकर खोजकर 24 लोगों को तोप से उड़ा दिया जाता है। ये 24 कौन थे? 24 जो सिपाही थे, इनको तोप से बांधकर उड़ा दिया जाता है। ऐसा अंग्रेज क्यों करते थे कि जिसके चलते सेना के अंदर ये डर रहे, भारतीय जवानों के अंदर ये डर रहे, प्रमुख रूप से भारतीय सैनिकों के अंदर, कि अगर हम विद्रोह करेंगे कि जो सजा इनको मिली वही सजा मुझे देंगे, तो ये डर बैठा के रखते थे, इसलिए सामूहिक रूप से ये सजा देते थे। अब समझो कि कितनी भयानक सजा हुई होगी कि तोप से बांध के सामने उड़ा दिया 24 लोगों को। इसके बाद अगर बात की जाए कि प्रमुख रूप से 47वीं रेजिमेंट 47 रेजिमेंट बैरकपुर और ये 1824 ईस्वी में ये रेजिमेंट क्या करती है? इस रेजिमेंट को अंग्रेजों द्वारा आदेश दिया जाता है कि आपको कहां जाना है? बर्मा। तो ये रेजिमेंट मना कर देती है, बर्मा जाने से क्या कर देती है? मना कर देती है। मना कर देती है तो इस रेजिमेंट को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दी जाती है और इन सभी सिपाहियों को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है। जो 47 रेजिमेंट के सिपाही थे बैरकपुर के, 1824 ईस्वी में बर्मा जाने से मना करते हैं, लेकिन पूरी जो रेजिमेंट थी वो भंग कर दी जाती है सैनिकों अंग्रेजों के द्वारा और इन सभी को फांसी दी जाती है। अब इस रेजिमेंट में ज्यादातर जो सिपाही थे वो ब्राह्मण थे और राजपूत थे और हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र पार करना गलत माना गया है। तो समुद्र पार ये करना नहीं चाहते थे या समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, जिसके चलते ये रेजिमेंट भंग कर दी गई और प्रमुख रूप से ये कारण बना कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि समुद्र पार करेंगे तो भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार भारतीय सैनिकों का क्या होगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगली प्रमुख रूप से बात की जाए कि जो रेलगाड़ी चलती थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे तक जो रेल चली थी उसने बहुत काम किया भारत के अंदर। तो डाक जो सेवा आती थी उस पर कोई प्रमुख रूप से टैक्स या कर या पैसे नहीं लगते थे भारतीय जवानों के, लेकिन अब जो सैनिक हैं उनकी भी जो डाक के द्वारा जो चिट्ठी जाएगी उस पर भी पैसे लगेंगे, जिसके कारण सैनिकों में प्रमुख रूप से क्या था? आक्रोश था। इसके बाद आगे बात की काले कारण की अगर बात की जाए प्रमुख रूप से, तो यही वो कारण था जिसने 1857 की क्रांति को प्रमुख रूप से जन्म दिया। 1800 काले कारण की प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो अंग्रेज थे, तो इन्होंने पहले जो लोहे वाली बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस था, वो बंदूक चल रही थी और कामगार थी, लेकिन उस ब्राउन बेस के स्थान पर किसको रिप्लेस किया गया? न्यू एंड फील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। तो पहले जो अंग्रेजी सेना या भारतीय जवान जो बंदूक का प्रयोग कर रहे थे उसका नाम था ब्राउन बेस, पूछ लेते हैं, लेकिन उसकी जगह पर किसको प्रयोग किया गया? न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। अब ये न्यू एनफील्ड राइफल की विशेषता क्या थी? क्योंकि इसमें जो कारतूस थे उसमें क्या थे? चर्बी का लेप लगा हुआ था। किसका लेप लगा हुआ था? चर्बी का लेप लगा हुआ था। लेकिन ये चर्बी का लेप, लेकिन अफवाह फैल गई कि जो चर्बी का कारतूस के ऊपर जो लेप लगाया गया है वो गाय और सुअर की चर्बी है। गाय प्रमुख रूप से बात की जाए हिंदू धर्म में गाय को मां कहा जाता है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है।
तो गाय की और सुअर की चर्बी थी, जिसके चलते क्या हुआ कि यह अफवाह फैल गई कि हमारा हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और हमको ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद बात की जाए कि प्रमुख रूप से अगर बात करें कि 29 मार्च 1857 ईस्वी में एक सैनिक, ब्राह्मण सैनिक, जिनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे। अब ये बात की जाए तो ये बैरकपुर छावनी में सैनिक थे और कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट थी। चौंतीसवीं रेजिमेंट थी। तो ये मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे और बैरकपुर छावनी में थे। ये कहां थी? आपके बंगाल में थी, पहले ही बता चुके हैं। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तब इनको ये बात पता चली कि जो हमारे जो कारतूस को, जिसको हम मुंह से खोलते हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। तो इनको अफवाह फैली रही, यकीन नहीं हुई। किसी कारणवश ये वहां से निकल जाते हैं और डायरेक्टली देख के आते हैं कि वाकई में तो वहां पे काफी गाय और सुअर के सब डले हुए थे, जिससे चर्बी निकालने का काम किया जा रहा था। ये जब देख के आते हैं तो इनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना जाग जाती है और कहते हैं ये तो सच में ऐसा करते हैं। अंग्रेजों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो ये आते हैं और अपने 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपने जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट बाग को क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और जब देखो किसी के आत्मसम्मान पे ठेस लगती है तो वो मरने और मारने पे उतारू हो जाता है। वो ये सोचता है हम इसको खत्म कर देंगे, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। यही बात मंगल पांडे के दिल में घर कर गई थी कि इसने मेरे हिंदू धर्म को प्रमुख रूप से नष्ट किया है, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जो होगा मेरा देखा जाएगा। तो आते हैं मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देते हैं। और एक जनरल थे जिनका नाम था ह्यूरसन को गोली मार देते हैं प्रमुख रूप से, और आजादी का बिगुल बजा देते हैं। इसके बाद प्रमुख रूप से और हथियार फेंक देते हैं कि जो करना हो सो कर लो, हमने अपना काम कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे को प्रमुख रूप से 8 अप्रैल प्रमुख रूप से फांसी दे दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को प्रमुख रूप से फांसी दी जाती थी। और फांसी ये सामूहिक रूप से देते हैं कि सेना के अंदर और भारतीय जवानों के अंदर डर बैठ जाए। नीम से बांधकर 8 दिन बाद इनको फांसी दे दी जाती थी। तो ये प्रमुख रूप से काम किसने किया? मंगल पांडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।